हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन देख रहे हैं 2025 नीट का फिजिक्स का पेपर। उसमें क्या दिया है सवाल? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट्स, सर्कुलर प्लेट्स है। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स बीइंग चार्ज बाय बैटरी। इसको अपन चार्ज कर रहे हैं सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो लगातार क्या हो रही है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। आप सब जानते हैं द डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई। ये फ्लक्स है आपका डी टी। ठीक है। और आपको पता है आपका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आपका एरिया होता है इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आप सब जानते हैं। बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये एरिया अपन बाहर निकाल लेते हैं, डी बाई डी टी में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका सिग्मा। तो ये बन जाएगा आपका ए डी सिग्मा बाई डी टी। अब इन्होंने क्या बोला? कांस्टेंट रेट, मतलब यहाँ पे जो सरफेस डेंसिटी है उसका जो रेट है बढ़ने का वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये डी सिग्मा बाई डी टी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो ये भी क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर पे, कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर की वजह से इनसाइड अगर अपन फील्ड देखते हैं जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट इस प्रकार का होगा, तो आपने देखा है वो होगा नॉन जीरो एवरीवेयर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट होगा यहाँ पर, और वह मैक्सिमम होगा एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस। अब देखो आपको पता है प्रोपोर्शनल होता है। आपने करंट कैरिंग वायर के अंदर भी देखा है कि यहाँ से यहाँ तक फील्ड बढ़ती है, उसके बाद फील्ड घटती है। तो अपन यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस। ये एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस बन गई, यहाँ पर वो मैक्सिमम होगी फील्ड। नॉन जीरो एवरीवेयर, ठीक है, विद मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरीफेरी ऑफ द प्लेट्स। ये प्लेट्स की पेरीफेरी पे कनेक्ट होती हुई ये एक इमेजिनरी सिलेंडर बन गया है, और उस सरफेस पे जो है वो फील्ड मैक्सिमम होगी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता, जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। जीरो एट ऑल द प्लेसेस हो नहीं सकता। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड नहीं। कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय बैटरी, वहाँ पर कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों होगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं पट्टिकाओं की परिधियों को जोड़ने वाली काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ पर अधिकतम होगा, और है ना, ठीक है ना, पेरीफेरी पे मैक्सिमम होगी फील्ड, एन नॉन जीरो होगी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, अपने को यहाँ पर डायपोल मोमेंट दिया हुआ है। ठीक है। अपने को बोला है कि यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, माइनस पी कॉस थीटा। अगर इसमें मैं चेंज निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस पी कॉस थीटा फाइनल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका इनिशियल, डेल्टा यू इज इक्वल टू पी कॉमन निकालेंगे, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका फाइनल। ठीक है। तो आपको यहाँ पर P दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 4 इंटू 10⁻5। ठीक है। अब यहाँ पर जो इनिशियल एंगल है वो 0 डिग्री है, cos 0 कितना होता है 1, और बाद का एंगल 60 डिग्री दिया है। डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 6 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर आपको 60 डिग्री का कोण दिया है विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष। ठीक है। तो cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, एक में से आधा गया आधा हो जाएगा। तो डेल्टा यू बराबर 5 -6, ये 1/2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 इंटू 10⁻5। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 आएगा, 10⁻6 10⁻6 10 की पावर क्या हो जाएगा 0, 10⁻0 कितना हो जाएगा 1। तो ये आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 जूल। इज दैट क्लियर? अपने से यहाँ पर हो जाता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालने, तो अपन ने उसका सूत्र लगा दिया, दो कोण दिए थे 0 डिग्री और 60 डिग्री, वो पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। 0.5 kg की एक बॉल है, उसको 40 मीटर की हाइट से आपने क्या किया है? ड्रॉप किया है। द बॉल हिट्स द ग्राउंड, द बॉल ग्राउंड को हिट करती है, तो कितनी स्पीड से वो हिट करेगी? √2gh, √2gh। ठीक है। टकरा के ऊपर जाएगी, और कितनी हाइट तक वो जा पा रही है? वो 10 मीटर की हाइट तक जा पा रही है, 10 मीटर की ऊंचाई तक वो जा रही है। ठीक है। 40 से आपने उसको छोड़ा था, तो ये किस स्पीड से ऊपर जाएगी? ये जाएगी √2g10 से, ये यहाँ तक पहुंच जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अपने को निकालना है
इम्पल्स, यानी कि अपने को क्या निकालना है, ठीक है ना, आवेग, आवेग निकालना है ना। तो आवेग ही क्या होता है, यानी कि मोमेंटम में चेंज होता है, संवेग में परिवर्तन। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो इम्पल्स इज इक्वल टू मास, मास है 0.5, मास है 0.5, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, ये √20g है ना। जे कैप प्लस ले लेंगे इसको, जे कैप को माइनस, माइनस जे कैप तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा √40g। इज दैट क्लियर? आई इज इक्वल टू 0.5, इसमें से आप में ऐसा कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा रूट √10g, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, √10g कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा क्या, 2 प्लस, है ना, √10g तो क्या आ जाएगा √2 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड्स को अपन देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना 10 मीटर ऊंचाई तक जा रहा है वो, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 लेना, ठीक है, उसको अपन देख लेंगे। तो ये हो जाएगा √10g कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ से भी √10g कॉमन आ गया, तो ये हो गया √4, ठीक है ना। एक काम करो, यहाँ से आप √20g ही कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो, √20g कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा √1, है ना। समझ में आया क्या करा, एक बार फिर से देख लो यहाँ पर, और आसान कर देता हूँ मैं चीज़ों को। यहाँ से आप एक काम करो, √20g ही कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, है ना, √20g कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये एक चीज मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, ये 80g है, ये 80g है, ये कितना हो गया √80g, ठीक है, √20g कॉमन निकाल लिया, √80g यहाँ बचेगा √4, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5 इंटू, ये हो जाएगा आपका 196 का √14 इंटू ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, ये हो गया 21 न्यूटन सेकेंड। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा ध्यान दे देना, ये मैं यहाँ पे बार बार √20 लिख रहा था, ये √40 लिख रहा था, √80 है वो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ ए ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइड शीट प्लेस बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स। दो क्रॉस पोलराइड्स है, दो क्रॉस पोलराइड्स का मतलब ये है कि दो पोलराइड है जिनमें एंगल 90 डिग्री है, और अपन ने बीच में एक शीट रखी हुई है जिसका ये वाला एंगल जो है वो 22.5 डिग्री है, ठीक है। तो ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ ए ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट प्लेस बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, पोलराइजेशन एक्सिस से दिया हुआ है पहले पोलराइड से, और आई नोट जो इंटेंसिटी वो इससे पास होने के बाद की है, मतलब ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है, ठीक है। तो आपको बताना है इसके बाद वाली इंटेंसिटी क्या होगी और इसके बाद वाली क्या होगी। तो इसके बाद वाली इंटेंसिटी क्या होगी बेटे, इसके बाद वाली होगी आई नोट कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री होगी, ठीक है। इसके बाद वाली जो इंटेंसिटी होगी वह होगी ये वाली इंटेंसिटी कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर, ये वाला एंगल लेंगे आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसके पहले मैंने ये इंटेंसिटी ली, इसके बाद फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो अब ये इंटेंसिटी को यूज करूंगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल लूंगा, इसको थीटा मान लेते तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 22.5 डिग्री। तो बेटा ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर देता हूँ, तो उससे आप फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 4, ये 4 को अंदर ले लूंगा, तो इट इज 2 साइन 22.5 कॉस 22.5 डिग्री बन जाएगा। ये देखो साइन और कॉस, और मैं क्या लगा दूंगा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 4 साइन 2 थीटा, तो साइन 45 डिग्री बन जाएगा ये उसका होल स्क्वायर। तो
I इज इक्वल टू आई नॉट बाई 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 दैट इज आई नॉट बाई 8 आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर cars A and B are 100 joule and 225 joule on applying the brakes. Car A stops after 100 meter and car B. Work energy theorem. Work is equal to change in kinetic energy. यहाँ पर वर्क रिटार्डिंग फोर्स है तो वर्क डन कितना हो गया FA इंटू डिस्टेंस माइनस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कार ए की इनिशियल एनर्जी ये है और ये क्या है आपका 0 है तो माइनस ऑफ एफ बी इंटू कितना चल रहा है वो 1500 माइनस क्यों लगा रहे रिटार्डिंग है अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस है ना 225 जूल तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इट इज एफ ए बाई एफ ई एफ ए बाई ए बी इज इक्वल टू 1000 बटे में 1500 इज इक्वल टू 100 बटे में 225 ये से कट जाएगा 10 बार ये से कटेगा 15 बार ये से कटेगा 100 बार तो ये हो जाएगा एफ ए बाई एफ बी इज इक्वल टू ठीक है ना ठीक है ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 100 बटा 15 कुछ गलत हो रहा है 1500 है ना 10 ये 10 भी है ये से कट गया तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा ये कितना बचेगा 10 बटा 15 10 बटा 15 हो जाएगा 2/3 तो ये आपका आंसर 2/3 आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि ये एक प्रकार का विडस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो सेम है ना 5 डिवाइडेड बाई 2.5 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है तो ये वाला हट जाएगा बीच में से। ठीक है ये वाला हट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा ये हट गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज तो ये हो जाएगा 8 ओम ये दोनों सीरीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 4 ओम 4 और 8 पैरेलल में हो जाएंगे तो 8 इंटू 4/12 ये से हट जाएगा 3 बार तो ये हो जाएगा 8/3 8/3 हो जाएगा यहाँ पर और 1/3 ये हो जाएगा 9/3 मतलब 3 ये हो गया 3 ये हो गया 3 यहाँ तक हो गया 3 ओम और ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ओम तो आर इक्विवेलेंट हो गया आपका कितना 10 ओम V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट V कितना है 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आई दैट इज हो गया 0.5 एम्पियर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइडेंटिकल है ना दे रखी रोड्स अपने को तो लेंथ और एरिया सेम हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं 3t माइनस थर्मल करंट सब में सेम रहेगा सीरीज के अंदर 3t माइनस T1 बराबर L अपॉन के ए इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन के ए इज इक्वल टू T2 माइनस T अपॉन L अपॉन 2 के ए यहाँ से L के ए कट जाएगा ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 6t माइनस 2T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बराबर 2T2 माइनस 2T। अब पहली दो इक्वेशन को अगर मैं लेता हूँ इन दो इक्वेशन को मैं अगर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6t इज इक्वल टू 3T1 माइनस T2 ये एक इक्वेशन बन गई। आखिरी की दो लेता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू ये 2t इधर चले गया ये 2t इधर चले गया ये इधर आ गया 3T2 माइनस T1 इन दोनों इक्वेशन को जिनको सर्कल किया है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 360/2t 3 हो जाएगा एंड 3T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय ये है ना डिवाइडेड बाय 3T2 माइनस T1 तो ये हो जाएगा 9T2 माइनस 3T1 माइनस T2 ये इधर आ जाएगा 10T2 6T1 मुझे क्या निकालना है T1/T2 तो T1/T2 जो हो जाएगा T1/T2 10/6 हो जाएगा 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ऑसिलेटिंग स्प्रिंग पेंडुलम दिया हुआ है कनेक्टेड बाय है ना ठीक है अब बॉक्स है जिसके अंदर सैंड भरी हुई है
और यहाँ पे सेंड लगातार धीरे धीरे क्या हो रही है, लीक हो रही है। तो सेंड के लीकेज के कारण एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड का लॉस होगा, मतलब एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा क्योंकि मास कम हो रहा है। तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। तो इफ मास कम हो रहा है टाइम पीरियड कम होगा, और टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा होता है 2π/t। तो टाइम पीरियड कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा बढ़ना है और ओमेगा बढ़ना है और एम्पलीट्यूड घटना है, ठीक है। सेंड लीकेज के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करंट बढ़ रहा है तो ये इंडक्टर करंट के बढ़ने को रोकता है, ठीक है। तो एक प्रकार की बैटरी की तरह काम करेगा, इस प्रकार की जो करंट के बढ़ने को रोकेगा। तो यहाँ से यहाँ पर अपन लगा देंगे VA माइनस VB, करंट इधर चल रहा है ना, बैटरी के पॉजिटिव को टच कर रहा है तो LdI/dt, तो L is 1, चलो मैंने लिख देता हूँ पहले LdI/dt, ठीक है, +5 + I × 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। तो L दिया है 1, dI/dt दिया है 1, ये कितना है 5, करंट दिया है कितना 2 × 2, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 4 9 और 1 10, ये आ गया आपका 10 वोल्ट आंसर। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह है ना, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो यानी कि v² प्रोपोर्शनल टू r है, v² प्रोपोर्शनल टू r है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर कितना हो गया NH/2π, ठीक है, यानी कि v × r बराबर क्या है कांस्टेंट इज इक्वल टू n हो गया, इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू n हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर मेरे को v को लिखना है तो यहाँ पे लिखूंगा v इज नथिंग बट r की पावर हाफ, तो ये हो गया r की पावर हाफ इंटू r प्रोपोर्शनल टू n, r की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल टू n, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3, r इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3, एक ही ऑप्शन में, लेकिन और भी अपन कर लेते हैं। यहाँ पर अपन लिख देंगे r को, फिर से क्या लिख देंगे, r को लिख देंगे प्रोपोर्शनल टू v², तो v प्रोपोर्शनल टू उधर 1/2 जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आपका बचेगा 1/2 से 2 कट जाएगा 1/3 बचेगा। तो ये आपका ये वाला आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखेंगे। t इज इक्वल टू दिया हुआ है x² + x, इट इज dt/dx, एक्सेलरेशन पूछा है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 वेलोसिटी आ जाएगा 2x + 1, तो v इज इक्वल टू 1/2x + 1, वी कैन राइट इट एज 2x + 1 की पावर -1, इसको dv/dx कर लेंगे तो इट इज -1 2x + 1 की पावर -2, अंदर वाले का करेंगे 2x का 2 + 1 का 0, तो एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, तो v तो अपने को पता ही है, ये रहा v, तो v इज 1/2x + 1 इंटू dv/dx इज -2/2x + 1 स्क्वायर, तो इट इज -2/2x + 1 का क्यूब इज द आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पर अपने को दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उससे जो फ्लक्स है पास हो रहा है वो कितना है, फ्लक्स इज इक्वल टू NH/E, और फ्लक्स क्या होता है B × A, तो यहाँ से अपन A निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है, ये A निकाल लिया, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मुझे A चाहिएगा, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया, A होता है I × A, मुझे I भी नहीं पता है, और आपको पता है ऑर्बिटल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल मोशन करता है तो करंट कितना होता है Q/T, Q को लिखेंगे E, 2πr/v, v जाएगा ऊपर। अब मुझे v भी नहीं पता है, तो मुझे पता है यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है वो मैग्नेटिक फोर्स है, तो यहाँ पे जो है v हो गया E/r/m, यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक से देखो यहाँ पर m इज इक्वल टू I की जगह पे EV/2πr, v की जगह पे EB/r/m है ना, ये I हो गया टोटल, अभी यहाँ पे v भी पुट कर दिया, I पूरा आ गया ये इंटू A, और A आपका हो गया NH/EB, और n की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, तो n की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे n की जगह पे अपन रख देंगे 1, तो इट इज
2 पाई एच अपॉन ई बी। तो आपका ई से ई उड़ गया, बी से बी उड़ गया, आर से आर उड़ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ई एच अपॉन 2 पाई एम, एच ई अपॉन 2 पाई एम। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं बोला अपने को कि कहाँ पर अपने को मैग्निफिकेशन चाहिए, तो अपन रिलैक्स डाई व्यू निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो ये होता है कितना, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई ए फी होता है। और यहाँ पर एक स्पेशल केस हमने देखा था, उसके अंदर हम इसको वी नॉट को अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ ट्यूब ले लेते हैं, और जो कि ऑब्जेक्ट बहुत पास रहता है फोकस के ऑब्जेक्टिव के, तो उसको अपन एफ नॉट ले लेंगे। डी बाई ए फी, लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी 40, एफ नॉट दे रखा है 2, ये दे रखा है 25, और एफ ये कितना 4, ये से कट गया 10, ये से कट गया 5, ये उत्तर आ गया 125। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि दो इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, है ना, दोनों 45 डिग्री वाले हैं, एक स्मूथ है एक रफ है, ये स्मूथ है और ये रफ है, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के ही हमको निकालना है। और एक कंडीशन दी है, यहाँ पर ब्लॉक जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे टाइम लग गया मान लो स्मूथ में, और यहाँ टाइम लग गया रफ में, तो टाइम इन रफ इज ट्वाइस ऑफ टाइम इन स्मूथ। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ से छोड़ेंगे, डिस्टेंस बराबर चलेंगे, टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए, यानी कि टाइम ऑन रफ अपॉन टाइम ऑन स्मूथ इज इक्वल टू उल्टा रूट ओवर जी ऑन स्मूथ। जी ऑन स्मूथ कितना होता है, जी ऑन स्मूथ होता है जी साइन थीटा, एंड जी ऑन रफ होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो आप सब जानते हैं ये वैल्यू तो 2 दे रखी है, स्क्वायर करूँगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, जी साइन 40, ये जी बाई रूट 2, यहाँ भी जी बाई रूट 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, रूट 2 हट गया है, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ म्यू हो जाएगा म्यू के, क्योंकि 1 जी बाई रूट 2 कॉमन निकाल के काट दिया अपन ने। अब इसको उधर ले जाएंगे, 4 माइनस 4 म्यू के इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 4 म्यू के हो जाएगा आपका 3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.75। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पर अपने को इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। इनपुट इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 पाई टी, टी है 15 मिली सेकेंड, तो 15 मिली सेकेंड मतलब 15/1000, तो ये से कट गया 2 0, तो वी इनपुट हो गया कितना 220 साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 होता है -1, तो ये कितना हो गया -220 वोल्ट। मतलब ये भाई साहब आपका हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस हो गया, तो ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस D1, D1 हो गया रिवर्स बायस, एंड D2 हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करोगे क्या, वापिस ब्रेक ले लेना और फिर ठीक। थैंक यू विशाल सर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या बोला है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The frictional force that floor exerts on the rod is. ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये रॉड फिसलने लगेगी तो इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे कौन रोकेगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कांटेक्ट होगा। तो यहाँ पे कितना एंगल है बेटा, यहाँ पे इसने बोला है वॉल के साथ एंगल बोला है, वर्टिकल से कितना 60 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है कि नहीं। अब यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं इसका बीच में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा,
ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा। तो mg क्या प्रोड्यूस करेगा, एक टार्क प्रोड्यूस करेगा, और उसके अपोजिट टार्क को कौन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ वो। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये वाली जो लंबाई है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2, हाँ कि ना, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा बेटा, नीचे लगेगा mg इंटू कहाँ पे L/2, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका cos थीटा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, n इंटू क्या आ जाएगी बेटा, साइन थीटा इंटू क्या लगे, अक्खी लंबाई l, l से l को क्या कर दो, मार दो। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg, ठीक है। mg अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको अपन यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं mg अपॉन 2 tan थीटा, है कि नहीं। mg क्या है, मास कितना है रोड का 20, और g की वैल्यू कितनी लेंगे 10, 2 tan कितना लेंगे, तो tan लेंगे बेटा अपन 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। 2 से इसको मारोगे कितनी चक्कर मरेगा, 10 बार मरेगा। कितनी बार मरेगा, 10 बार। तो 10 दाम कितना हो गया, 100√3। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, 100√3। और यही किसके बराबर हो जाएगा, यही किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के बराबर। तो आ जाएगा कितना आंसर, 100√3 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी सेपरेटेड बाय सेंटर डिस्टेंस, चार्ज ऑन द ईच स्फीयर एंड द सरफेस ऑन बिटवीन एफ है। उनके बीच में क्या बेटा, दो गोलों के बीच में एफ फोर्स लग रहा था। अब उनके बीच में एक और गोला रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज शेयरिंग होगी। तो इनिशियल चार्ज कितना था बेटा, इनिशियल चार्ज इन पे क्यू था, है ना। अब जैसे क्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इस पे बंटवारा हो जाएगा क्योंकि अनचार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, Q/2, है ना। और दूसरे वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो इस पे Q था, प्लस दोनों पे आधा आएगा Q/2, और बटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो ये हो जाएगा 3Q/4, ठीक। तो नया जो फोर्स निकालेंगे बटा पुराना जो फोर्स निकालेंगे, फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, हाँ ना बोलो। तो F'/F, ठीक है, F'/F। तो मल्टीप्लाई करो 3Q/4 इंटू Q/2, और क्या करेंगे Q। तो Q से Q मर गया, तो कितना आ गया, F/3/8। तो नया बाद वाला फोर्स क्या हो गया, F' इज इक्वल टू 3F/8 ऑफ कौन सा वाला फोर्स, पुराना वाला फोर्स। तो आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे, सेकंड आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 शहर एक्स और वाई नियमित बस सेवा से जुड़े हैं, जिसमें प्रत्येक 3 मिनट में एक बस किसी भी एक दिशा के लिए निकलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के साथ एक्स एवं वाई दिशा में एक स्कूटी चलती हुई लड़की ध्यान देती है कि प्रत्येक 30 मिनट में एक बस उसकी गति की दिशा में और प्रत्येक 10 मिनट में एक बस उसके विपरीत दिशा में होकर पार निकलती। बस की सेवा की अवधि T है और बसों की चाल के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो मान लो बेटा कि हमने देख लिया कि बस की चाल कितनी है, VB है, ठीक है। बस की चाल कितनी है, VB है, और स्कूटी वाली लड़की की चाल कितनी है, 60 है। अगर ये दोनों सेम दिशा में जा रही, कौन, बस और स्कूटी, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी VB माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो VB माइनस ये कितना हो जाएगा, 60, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो मान लो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है D, और टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है, जब एक ही दिशा में जाती है तो टाइम अपना कितना लग रहा है बेटा, एक दिशा में जा रही तो टाइम लग रहा है अपना 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कितने घंटे, आधे घंटे। तो VB माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2D हो जाएगा, हाँ ना बोलो। सिमिलरली अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, VB प्लस 60, है ना। और VB प्लस 60 तो इसको कितना मिनट लग रहा है, इसको सिर्फ 10 मिनट लग रहा है। 10 मिनट मतलब 1/, है ना, 1/6। तो VB प्लस 60 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 6D आ गई। जब 1 और 2 को आप सोल्व करोगे, 1 और 2 को क्या करोगे बेटा, जब सोल्व करोगे, है ना, डिवाइड करके आप सोल्व कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो VB की वैल्यू आएगी 120 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब VB की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप, चाहे पहली में या दूसरी में, तो आपको जो बेटा डिस्टेंस मिलेगी D की वैल्यू मिलेगी 30 किलोमीटर। कितनी मिलेगी, 30 किलोमीटर। टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा 30/120, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/4 घंटा। 1/4 घंटे का मतलब क्या हो गया,
60/4 मिनट। 60/4 मिनट का मतलब बोलो मेरा भाई कितने मिनट हो गए? 15 मिनट। तो अपने को दो आंसर बताना, तो टाइम की वैल्यू 15 मिनट है और वीबी की वैल्यू है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आंसर कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक पात्र में 2 लीटर और 3 लीटर की उष्मारोधी विभाजन से दो चेम्बर बनाए, दो सेपरेशन बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे है ना, ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी है? 180 एम है और इधर कितना प्रेशर है अपना? 280 एम। यहाँ पे N1 5 मोल है और N2 4 मोल है। अब जब इसको हटा दिया तो फाइनल प्रेशर बताना, तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? P1 V1 प्लस P2 V2 है ना, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। PV बराबर NRT भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू है 2। P2 की वैल्यू कितनी है? 2 और इसकी वैल्यू है 3 और ये हो जाएगा 2 + 3। हाँ ना बोल बेटा। तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/5। 8/5 का मतलब 1.6 और यूनिट क्या आएगी बेटा? ATM। तो आंसर लगाएंगे 4। अरे हाँ ना बोलो एक बार, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु की n बराबर 2 अवस्था में परिक्रमण करे इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताए, इसकी त्रिज्या बताओ। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है बेटा? H/mv। अब अपन एक और चीज जानते हैं, mvr इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NH/2π, है कि नहीं, क्वांटीकरण। तो यहाँ से mv की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? mv की जगह पे लिख सकते हैं अपन NH/2πr। तो mv की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो H/ क्या हो जाएगा? mv की जगह पे रखेंगे NH/में 2πr। तो सबसे पहले तो H से H को मार दो, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2πr/n। पर ध्यान रखना n यहाँ पे पहले ऑर्बिट की नहीं है, n कौन से ऑर्बिट की है? दूसरे ऑर्बिट के। तो दूसरे ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो पहले ऑर्बिट के कितने गुना होती है? 4 गुना, 4r0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2π और ये कितना लिखेंगे? 4r0। n बराबर कौन सी कक्षा में पूछा? 2 नंबर की। तो 2 से 2 को मारो, ठीक है। तो 4π को आप लिख सकते हो लगभग 12.5, ठीक है। 12.5 इंटू r0 की वैल्यू कितनी है? 0.052 नैनोमीटर है। आंसर भी नैनोमीटर में देना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा लगभग 0.67 के, तो आएगा 0.67 नैनोमीटर इज द आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। 50 हर्ट्ज पर अपने को यहाँ पर दे रखा है बेटा 3 चीजें दे रखी है अपने को। एक रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? बोलेंगे 20 ओम, है ना। एक्सएल की वैल्यू कितनी है दोस्त? एक्सएल की वैल्यू 45 ओम और एक्सी की वैल्यू कितनी है? एक्सी की वैल्यू है 25 ओम। हाँ ना बोलो। जेड निकालेंगे तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। जल्दी बोलो कितना हो गया? ये हो गया 20√2। बहुत बढ़िया। तो z की वैल्यू मेरे बच्चे बोलेंगे कितनी है? 20√2। ले भैया उनको आई बताना है, तो आई क्या हो जाएगा? ई बाई जेड। कितना वोल्टेज है? रमेश 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 से कितना? 220। जेड की वैल्यू कितनी? 20√2। 220 ने 0 को मारा, 22/2 11/√2। √2 की वैल्यू रखोगे 7.8 एम्पियर धारा प्राप्त हुई। अब अपने को क्या निकालना है? कला यानी कि फेज एंगल। tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर। एक्सएल की वैल्यू बोलो 45, एक्सी की वैल्यू बोलो 25, इसकी वैल्यू बोलो 20। तो क्या हो गया बेटा? 20/20। tan phi की वैल्यू 20/20 यानी कि phi की वैल्यू, tan phi की वैल्यू 1, phi की वैल्यू 45 डिग्री। तो आंसर बोलो ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सही है? हाँ तो इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही। ये गलत है बेटा, ये डिपेंड नहीं करती है, ये भी गलत है। तो आंसर आएगा 3rd ए ओनली, है ना, केवल और केवल तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
दोनों सिरों पर खुली पाइप की आवृत्ति एफ है, यानी कि हमारा जो ओपन पाइप है, ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है बेटा V/2L। अब इसको क्या किया तुमने बेटा, इसको तुमने पानी में डुबो दिया, पानी भर गया तो बेटा ये क्लोज बन गई, लेकिन दोस्त इसकी लंबाई आधी हो गई तो इसको बोलेंगे F क्लोज। क्या बोलेंगे? F क्लोज का फार्मूला V/4L डैश रखेंगे तो V/4L डैश के आप रखेंगे L/2। 4 ने 2 को 2 चक्कर मारा तो FC की वैल्यू आई V/2L। तो जो FO है वही FC है, यानी कि आंसर बिल्कुल सेम है, तो आंसर F है। तो ऑप्शन 4 लगाएंगे, बोलो हाँ कि ना। आगे बढ़ते हैं। K1 और K2 बेटा दो स्प्रिंग से जुड़ी समान वस्तुएं हैं और उन पे भाई मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, यानी कि V1 बराबर V2 हाँ ठीक है, VQ बराबर VP। तो V को क्या लिखेंगे बेटा? AP। ए ओमेगा होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला एसएचएफ में क्या होता है? ए ओमेगा। तो क्या लिखेंगे भाई? AP, है ना। AP इंटू ओमेगा पी बराबर AQ इंटू ओमेगा क्यू। अपने को रेशियो पूछा है AP बटा AQ, बताइए। तो ओमेगा क्यू बटा ओमेगा पी। अब हम जानते हैं ओमेगा बराबर रूट के बाई एम, मास सेम है तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। तो AP बटा AQ, इसकी वैल्यू बोलो, इसका के है K2, इसका है K1, तो अंडर रूट K2 बटा K1 बोले तो फर्स्ट ऑप्शन, हाँ ना बोलो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दिए गए लॉजिक गेट के लिए समतुल्य परिपथ कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस बी का होल बार, क्योंकि नेंड गेट है यहाँ पे, सॉरी नॉर गेट है यहाँ पे, नेंड गेट है तो A डॉट बी का होल बार आउटपुट आएगा A प्लस बी का होल बार डॉट A डॉट बी का होल बार। अलग अलग करके लिखूंगा, A बार प्लस बी बार डॉट A, यहाँ डॉट आ जाएगा और ये आ जाएगा A बार प्लस बी बार। गुणा करोगे तो A बार डॉट बी बार, वापिस से वही गुणे में आएगा A बार डॉट A बार प्लस बी बार और A बार प्लस बी बार, तो गुणा करने पे वही आएगा। तो आंसर आ जाएगा A बार प्लस बी बार। गुणा करने पे गुणा करने पे आएगा A डॉट बी बार, वापिस से आएगा A बार डॉट बी बार। तो क्या आ जाएगा? A बार डॉट बी बार। अलग अलग करने के बजाय साथ में लिखोगे तो A प्लस बी का होल बार, यानी कि कौन सा गेट बनेगा बेटा? नॉर गेट बनेगा। अरे हाँ ना बोलो। अगले क्वेश्चन के लिए सत्यजीत सर आपके साथ है। क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि वॉल्यूम की वैल्यू 30 लीटर, लीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10 के पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। और साथ साथ में हमें दिया गया है एन इनिशियल की वैल्यू है 18.20 मोल, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से कुछ ऑक्सीजन को विड्रॉ कर लिया। जब हमने कुछ ऑक्सीजन को निकाल दिया तो इसका जो प्रेशर है वो एन फाइनल, इसकी वैल्यू हो जाती है 11 एटमॉस्फेयर। तो इतना से ड्रॉप हो रही है, लेकिन पहले से इसकी एटमॉस्फेरिक वैल्यू कितनी है? 1 एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए 11 एटमॉस्फेयर प्लस 1 दिस इज इक्वल 12 ATM प्रेशर। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें प्रेशर फाइनली दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है PV/RT। प्रेशर की वैल्यू जैसे हमने देखा 12, ATM की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 के पावर -5। वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास में 30 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन R की वैल्यू क्वेश्चन में स्पेशली दिया गया है 100/12 एंड टेम्परेचर इज 300।
टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये है टेम्परेचर 300। तो ऐसे वक्त में हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो एन फाइनल की वैल्यू आती है हमारे पास में 1.14.54। तो जब हम लोग बात करते हैं चेंज इन मोल के बारे में, डेल्टा एन के बारे में, तो हम लोग बोलेंगे एन इनिशियल माइनस एन फाइनल 18.20 माइनस 14.54, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.656। और इसीलिए हम लोग बोलेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन दिस इज इक्वल 3.656 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम अपॉन में 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास का आंसर आता है 0.116 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 26 ओके 27। जब हमारे पास में चार कैमरा, एक सर्टेन कैमरा में चार लेंस के कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं तो पावर इज सिंपली एडेड, पावर का सिंपल जोड़ होता है, इसीलिए टोटल हो जाएगा 4p। और मैग्निफिकेशन m इक्वल m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, मतलब पावर इज 4p एंड मैग्निफिकेशन इज m के पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गैस ए और बी हैं जिसको हमने सेम प्रेशर पे फिल किया है और इनको हमने आर ए और आर बी पिस्टन से कनेक्ट किया है। इनमें हमने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है, क्यू की वैल्यू सेम। कांस्टेंट प्रेशर से हम लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं जिससे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो सेम है। तो डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा डब्ल्यू इज सेम। डेल्टा डब्ल्यू इज पी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स इज सेम। क्योंकि प्रेशर सेम है इसीलिए हम लोग बोलेंगे R1 स्क्वायर x1 इक्वल R2 स्क्वायर x2। तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 16 और 9 दी गई है, तो हमें RA अपॉन RB दिस इज इक्वल 9/16 अंडर रूट दिस इज इक्वल 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले हमारे पास ये देखने की बात है कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ए इतने सारे वेरिएबल हैं। तो इस वक्त ऐसे वक्त में हम लोग यदि चाहें तो 5 वेरिएबल के लिए डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन 3 वेरिएबल के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस है उसका सपोर्ट जरूर लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ टाइम t दिस इज इक्वल सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स mlt-2 अपॉन लेंथ के पावर a, एरिया L स्क्वायर पावर b, नंबर 3 डेंसिटी ml-3 पावर c और रेडियस L के पावर d। ऐसे करके जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में m के पावर को हम देखते हैं तो दिस इज a प्लस सी इक्वल a प्लस सी नहीं, ये है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो अल्फा प्लस गामा दिस इज इक्वल m के पावर इधर कुछ भी नहीं है तो 0। L के पावर को देखते हैं
तो L के पावर इधर 0 है, इधर बात करते हैं 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल 0। और टाइम के लिए बात करते हैं तो -2 अल्फा इक्वल 1, इसीलिए अल्फा इक्वल -1/2। अल्फा इक्वल -1/2 वाला एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। अल्फा से हम लोग इमीडिएटली गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस विल बी +1/2। यहाँ पर -1/2 गलत, ये +1/2 सही, इसीलिए आंसर है हमारे पास का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सोचते हैं। तो हमें बोला जाता है कि एक पार्टिकल को हमने नीचे की तरफ से v0 स्पीड से थ्रो किया है। जब हमने इसको v0 स्पीड से थ्रो किया है तो दिखाया जाता है कि ये थीटा एंगल बनाते हुए P पॉइंट पर लूज हो जाती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है। तो सबसे पहले यहीं पर की बात कर लेंगे mv²/r, दिस इज इक्वल, ये है हमारे पास का mg, ये एंगल है थीटा, तो हम लोग बोलेंगे इधर की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, mg sin थीटा। एक तो ये हमारे पास का पैरामीटर हो गया v², दिस इज इक्वल rg sin थीटा। नंबर 2, यहां से यहां तक जब हम लोग इसको ले जाते हैं, ये लेंथ है l, तो यहां से यहां तक हो गया l sin थीटा और ये हो गया l। तो ऐसे वक्त में हम लोग बोलेंगे v² इक्वल u² माइनस 2 इंटू g इंटू h, h इक्वल l 1 प्लस साइन थीटा, l 1 प्लस साइन थीटा। और जब ऐसा है तो हमने बोला यहाँ पर v² के जगह पर हमने लिख दिया r की जगह पर lg साइन थीटा, इसको इधर कर दिया तो प्लस 2lg माइनस से इधर प्लस 2lg साइन थीटा इक्वल v0²। तो v0², दिस इज इक्वल lg 2 प्लस 3 साइन थीटा। ये हमारे पास का इक्वेशन 1, इस r के जगह पर l, इसके जगह पर इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो v² अपॉन v0², दिस इज इक्वल साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस 3 साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसीलिए हमारे पास का ये आंसर है। यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे पास का हो गया 2 प्लस 3 साइन थीटा। ये हमारे पास में जब हम लोग बात करते हैं तो P के लिए एरर डेल्टा P अपॉन P, दिस इज इक्वल 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस 1/2 डेल्टा D अपॉन D। ये हमारे पास में हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 2, दिस इज 2, 3 दूनी 6, 3 9, 4 13, 13% आंसर। हमारा ये कहना होता है कि सन अपने सेंटर के अबाउट जो है 27 डेज में ये घूमता है। यदि ये एक्सपैंड करता है अपने प्रेजेंट रेडियस के डबल होने के लिए विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो ऐसे वक्त में इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास में यहाँ पर एक्सटर्नल किसी सोर्स के लग रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, तो इसका मतलब m ओमेगा r² इज कंजर्व्ड। तो ऐसे वक्त में हम बात करेंगे 2π/t इंटू r², दिस इज इक्वल कांस्टेंट।
तो इसीलिए R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर दिस इज इक्वल T1 बाय T2। अब हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस, यहाँ पे रेडियस R1, यहाँ पर रेडियस 2R1 स्क्वायर। पहला टाइम पीरियड है 27 डेज, दूसरा टाइम पीरियड निकालना है। तो T इक्वल 27 इंटू 4 दिस इज 108 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक मंगल ग्रह के चारों तरफ जो है सूर्य के चारों तरफ की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या से लगभग 4 गुना अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब R ऑफ मंगल इज 4 टाइम्स ऑफ R ऑफ बुध। अब यहाँ पर जो है 1 वर्ष की अवधि जो है वो कितने समय के बराबर है? 687 डेज के बराबर है। किस पर? मंगल ग्रह पर। तो फिर बुध ग्रह पे 1 वर्ष में लगने वाला समय बताना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल R1 अपॉन R2 का क्यूब। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास का आंसर आ जाएगा, दिस इज 88 डेज। नेक्स्ट हमारे पास का क्वेश्चन है कि एक वायर के रेजिस्टेंस को हमने 8 हिस्से में बांट दिया, तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R/8 का। इसमें से हम लोगों ने 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया 4 को मिलाकर। अब 4 रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएंगे तो एक का इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4 और ये R की वैल्यू यहाँ पे R/8। ऐसे ही दूसरे 4 के लिए हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा इतना। और जब हम इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो हमारे पास का इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटू 2। कैंसिल कर दिया, दिस इज R/16। R/16 हमारे पास का आंसर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। इसमें अपन को क्या बोल रहा है बेटा, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का अपन से रेशियो पूछ रहा है। तो फोटोन की वेवलेंथ, फोटोन की एनर्जी आप सभी जानते हो बेटा क्या होती है, hc/λ होती है ना। तो लैम्डा फोटोन यहाँ से आ जाएगा अपने पास hc/e आ जाएगा बेटा, है ना। अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा होता है h/p और p को अपन क्या लिख सकते हैं, mb और यहाँ पे v को अपन लिखते हैं √2m के। फॉर्मूला सभी को याद होगा 2m और यहाँ पे e सेम भी है तो यहाँ पे 2me हो जाएगा बेटा, है ना। अब क्या करना है, इनका अपन रेशियो ले लेंगे। जब भी जैसे अपन इनका रेशियो लेंगे लैम्डा p अपॉन लैम्डा e, देख लेना क्या पूछा है। हाँ, तो hc/e हो जाएगा और ये वाला पलट जाएगा बेटा, पलट जाएगा तो ऊपर आएगा √2me और नीचे आएगा बेटा h से h कट गया। तो देखो ए ई है, अंदर ई स्क्वायर पहुंचेगा तो एक ई नीचे बच जाएगा। तो सही ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा बेटा, पहले वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बाय एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है, पहले इस छोटे वाले का और इस बड़े वाले का। तो बड़े वाले का मैं m टोटल को पहले तो मान लेता हूँ कितना, बड़े वाले को मैंने पूरे वाले के पूरा फुल को मास को मैंने मान लिया कितना, m मान लिया। अब m एक्चुअल में क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को लिखेंगे अपन इसको। सर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं एक कैविटी वाले पोर्शन का मास निकालना चाहता हूँ। तो मास कैविटी का कितना आ जाएगा बेटा, तो रो इंटू 4/3 सॉरी अपने पास क्या बोलते हैं, पहले यहाँ से रो निकाल लेते हैं तो हो जाएगा, रो आ जाएगा m के अपॉन में बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार 1 मिनट यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, r इसका 2r है तो यहाँ पे 2r है तो 2r का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई होगा बेटा ना। तो हो गया अपने पास m के अपॉन में हो गया कितना 4/3 पाई आर क्यूब इनटू बेटा कितना हो गया अपने पास 8 हो गया। और कैविटी का अगर अपन क्या बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो मैंने क्या कर दिया, रो इंटू वॉल्यूम कर रहा हूँ मैं मास को। तो वॉल्यूम इसकी कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब है।
तो ये पूरा कट गया, तो ये आ गया m/8। तो अपन को दोनों के मास मिल गए, कैविटी का मास मिल गया m/8, पूरी बॉडी का मास अपन ने m माना हुआ है। अगर मैं पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, आई फुल निकालूं पहले, तो आई फुल अपने पास आ जाएगा इस एक्सेस के अबाउट, है ना। तो ये हो जाएगा 2/5 mr², m r लेकिन 2r है, तो ये हो जाएगा कितना बेटा 4r²। तो टोटल हो गया 8/5 mr²। अब अगर मैं कैविटी का निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई कैविटी अगर मैं निकालूं, तो पहले खुद के एक्सेस के अबाउट कितना होगा कैविटी का, तो होगा 2/5 m इसका बेटा कितना है m/8, और r कितना है इस कैविटी का, r रेडियस पूरा, ये तो उसका व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, तो r²। तो टोटल अपने पास हो गया बेटा कितना, तो एक बार देख लो 2/5 और यहाँ पे हो गया अपने पास कितना मास हो गया m/8 r², प्लस ये तो इस एक्सेस के अबाउट निकला, ये एक्सेस कितने दूर है, r दूर है, तो ये प्लस mr² कर देंगे अपन इसमें। तो टोटल अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बेटा कितना आ गया 2m, और ये हो जाएगा 40m। एक मिनट अपन देख लेते हैं बेटा जरा। तो अपने पास क्या करना है अपन को, पहले अपन को करना है m, इसका अपन ने इस एक्सेस के अबाउट निकाला, तो इस एक्सेस के अबाउट कितना हो गया 2/5, m इसका कितना है m/8 है, r कितना है r², तो 2/5 m/8 r² हो गया। फिर अपन ने इसमें क्या कर दिया, m इसका मास m नहीं है बेटा, इसका मास है m/8, गलती मत करना, है ना। इसका मास कितना है m/8, तो m/8 r² कर दिया। अब इस अपन इसको पूरे को सॉल्व करें तो अपने पास यहाँ से देखो क्या कॉमन आ गया, mr², पहले कॉमन ले लो बेटा, 8 भी कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में बचा 2/5 + 1, तो हो जाएगा 7/5। तो टोटल आ गया अपने पास 7/40 mr²। क्लियर है कि नहीं। अब अपन को किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अपन को किसका निकालना है, पहले तो स्मॉलर पार्ट का निकालना, निकल गया, फिर किसका निकालना है अपन को, रिमेनिंग पोर्शन का। तो आई रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, फुल को और कैविटी को। तो अगर मैं इसमें से अगर माइनस करूंगा किसमें से, 8/5 mr² में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा 7/40 mr² को, ठीक है ना। तो बेटा एक काम करता हूँ, इसमें 8/8 का ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 8/8 का, तो ये भी नीचे 40 बन जाएगा, 40, तो ये 64 - 7, तो टोटल हो गया 57 mr² के अपॉन में आ गया 40। अब बोल रहा है इसका और इसका रेशियो बता दो, तो निकाल देंगे IC अपॉन क्या निकालना है बेटा अपन को, I रिमेनिंग का अपन को रेशियो निकालना। तो ये है कितना अपने पास, IC कितना है 7/40 mr²। और पहले देख लो किस किस का रेशियो निकल दो, रेशियो दो मोमेंट ऑफ स्मॉलर स्फीयर हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए कौन सा वाला, रिमेनिंग वाला। रिमेनिंग वाले का कितना है, तो ये हो गया अपने पास 40 के अपॉन में 57 mr²। तो ये बेटा कट गया 40 mr² से mr², तो आया 7/57। तो सही ऑप्शन था बेटा पहला। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी जीरो नहीं है, और अपन को चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में लाना है। तो अपन जानते हैं बेटा रेस्ट में तभी आएगा जब तीनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन तो ये वाले तो नहीं है, पैरेलल वाले, इन दोनों में से कोई है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वाले, सी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। अब बस अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है ठीक है, इंजेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अपन फोर्स क्या कर देंगे, जब बेटा कब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर फोर्स लगाएंगे तभी जो पार्टिकल होगा वो किसमें आएगा, रेस्ट में आएगा, कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। तो QE इक्वल्स टू अपन को क्या करना होता है बेटा, QVB, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो गया और ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो गया, काट दिया। E इक्वल्स टू हो गया VB, ध्यान से देख लो कितना। तो वेलोसिटी अपने पास कितनी है, तो वेलोसिटी है CY100 यानी 3 × 10⁸ अपॉन 100। और B कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की 9 × 10⁻⁻⁴। देखो बेटा -4 से 8 गया, कितना बचा 4, 4 से 100 गया 2, तो 27 × 10⁻²। देख लो दोनों में से 27 × 10⁻², इसमें तो 4 है, ये नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बोल रहा है कि बेटा अपने पास एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा एक्सप्रेशन है। देखो वेव जा रही है x की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड z में, तो गारंटी से मैग्नेटिक फील्ड y में। तो ये दो ऑप्शन तो गए, ये दोनों में से कोई होगा एक। बस अपन को अब क्या देखना है, अपन को देखना है बस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो अपन जानते हैं बेटा E जो होता है वो B × C होता है, तो B हो जाएगा E/C। E/C करेंगे तो ये कितना, ये 60C होता है, 3 × 10⁸ तो मैं इसको 30 × 10⁻7 लिख रहा हूँ, ये कट जाएगा 2 × 10⁻⁷। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन है,
ये रहा। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक मिनट बेटा, कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होगा? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास 39। अब 39 में बोल रहा है बॉडी का वेट है कितना? 48 न्यूटन है। क्लियर है कि नहीं? तो अब क्या बोलते हैं कि जितने टाइम्स जी डिक्रीज होगा उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा? वेट डिक्रीज हो जाएगा। तो जी डैश जो होता है अपने पास, जी डैश क्या होता है? जी डैश अपने पास होता है GME के अपॉन में RE प्लस कितना RE दिया, कितनी हाइट है? RE/3 का होल स्क्वायर। जैसे अपन ने इसको किया तो बेटा ये 9 ऊपर पहुंचेगा तो 9 GME हो जाएगा, और यहाँ पे 3RE और RE 4RE तो 16 RE स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? तो ये पूरे को अपन जी लिख लेंगे। तो जो जी है वो कितना हो गया एक्चुअल में? 9/16 टाइम्स हो गया। जी है 9/16 टाइम्स हो गया, तो वेट भी अपना 9/16 टाइम हो जाएगा। तो 9/16 ऑफ किसका? 48 का। इसको अपन ने उड़ाया 3 बार, तो टोटल आया बेटा कितना? 27 न्यूटन। सही है अपने पास कौन सा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास। अब ये बोल रहा है एन अनपोलराइज्ड बीम ट्रेवलिंग मीडियम इतना इतना विरोस्टर एंगल इतना दिया। देन अब अपन को पता है कि बेटा जो अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पूरे तरीके से क्या हो जाती है? कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। तो ये रहा, और रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज इसमें रहा। बस अपन को क्या देखना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है। एंगल ऑफ इसमें रिफ्रैक्शन है, इसमें रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना? ध्यान से पढ़ लेना। तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। ब्रूस्टर एंगल कितना होता है? तो ये अपने पास होता है, ब्रूस्टर एंगल अपने पास होता है tan इनवर्स। ब्रूस्टर एंगल अपने पास होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू अपने पास होता है बेटा क्या? म्यू। म्यू कितना है? √3 है। √3 है तो इसको अपन कितना लिखेंगे? √3 कितने की वैल्यू होगी? थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो यही अपने पास ब्रूस्टर एंगल हो जाएगा, यानी कि इंसिडेंस एंगल हो जाएगा। यही अपने पास रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? थर्ड। आइए अब ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा? ये दोनों क्लियर अपन को पैरेलल में देख रहे हैं, ये दोनों अपन को पैरेलल में देख रहे हैं। तो ये 1 और 3 का पैरेलल में होगा कितना? 3/4 हो गया। और ये दो पैरेलल में अगर अपन इनको सोल्व करें तो हो जाएगा 4 × 2 अपॉन 8/6 या फिर 4/3। दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसके इधर 9 + 16 तो टोटल हो गया 25 के अपॉन में आ गया 12। ये आ गया आर इक्विवेलेंट। अब अपन बेटा यहाँ से करंट निकालेंगे तो करंट हो जाएगा 50 के अपॉन में 25 × 12 तो ये कट गया 2 टाइम्स, तो टोटल करंट आ गया 24 एम्पियर। अब ये अपन कहाँ कहाँ का करंट निकाल लेंगे बेटा? एक यहाँ का करंट निकाल लेंगे I1 और एक यहाँ का करंट निकाल लेंगे कितना? I3। तो टोटल तो बेटा यहाँ से भी 24 जा रहा है, घूम घाम के पूरा यहाँ से भी कितना जाएगा? 24। तो ये 24 ही इन दो पार्ट में डिवाइड होगा और ये 24 ही बेटा इन दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर है इतना? चलिए पहले यहाँ का निकालते हैं, I1 निकालते हैं। I1 जल्दी जल्दी निकालते हैं बेटा। अपोजिट रेजिस्टेंस 3, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 × 24 तो काटा, तो टोटल आया बेटा 18 एम्पियर। तो यहाँ से करंट जा रहा है बेटा कितना? 18 एम्पियर जा रहा है। ये इक्वल का साइन है बेटा ना, नॉट इक्वल नहीं, इक्वल का साइन। अब I3 जैसे ही निकालूंगा मैं बेटा। अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है? 4, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6 और यहाँ पे 24। तो इसको अपन ने काटा कितने बार? 4 बार। तो टोटल आया 16 एम्पियर। यहाँ से जा रहा है 16 एम्पियर। तो यहाँ से 18 जा रहा है, यहाँ से 16 जा रहा है, बाकी दो कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। तो C से D कितना करंट जा रहा है बेटा? 2 एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोल रहा है कि भाई अपने पास पहले जो एक कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस जितना भी था, अब जो नया कैपेसिटेंस बना 2 डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद उसका कैपेसिटेंस कितना है बेटा? उससे डबल है। तो ये हो गया बेटा अपने पास कितना? 3D/8 दिया ये डिस्टेंस, AD/2 दिया और टोटल D है। तो इसको अगर इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाली आ जाएगी कितनी बेटा? D/8। अब सबसे पहले मैं बेटा क्या निकाल रहा हूँ? K इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। तो K इक्विवेलेंट कितना होता है? तो K इक्विवेलेंट अपने पास होता है बेटा सिग्मा D के अपॉन में सिग्मा D/K। तो सिग्मा D कितना है? तो सिग्मा D तो पूरा सिग्मा D यानी सारी डिस्टेंस ऐड करोगे तो D आ जाएगा। सिग्मा D/K पहले इसमें करते हैं 3D/8। 3D/8 K कितना? K1। 3D/8 K1। K1 की वैल्यू मैं पहले पुट कर देता हूँ। K1 की वैल्यू इसने दी हुई है कितनी? 1.25 K2। तो 8 × 1.25 K2 तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना? 10 K2 प्लस आ जाओ D/2 K2 प्लस अब क्या बचा? D/8 वैसा के वैसा, क्योंकि एयर है तो एयर का K कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए
अब बेटा क्या बोलना चाह रहा है, वो अपन से बोलना चाह रहा है कि जो नया कैपेसिटेंस है C2 वो पुराने कैपेसिटेंस से कितने गुना है, 2 गुना है। तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा। पुराना कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था, क्योंकि एयर बस थी, ये कट जाएगा। तो K इक्विवेलेंट 2 है, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। पहले D से D कॉमन लेके उड़ाओ। अब देखो इधर, मैं इसको इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो 2 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये तो 10 कट के 5 बचेगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 3/5 K1 प्लस ये हो जाएगा 1/K2, और बेटा प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1/4। तो इसको इधर ले जाओ, 3/4 आ गए, और ये 3/5 K2, 5 K2 है बेटा, K1 कहीं भी नहीं है ना। इसमें मैं 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 के अपॉन में 5 K2। तो टोटल हो गया यहाँ पे कितना हो गया, देखो 3/4 हो गया, और ये हो गया अपने पास 8 के अपॉन में 5 K2। तो इसको इधर ले जाओ, K2 अपने पास आ गया 32/15 या 2.13 आएगा, सॉल्व करेंगे। अब K1 निकालना है, लेकिन K1 कितना हो जाएगा, K1 है 1.25 K2। तो अगर 1.25 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितने का, 2.13 का, तो ये आएगा 2.666, ऐसा कुछ आएगा। ये रहा आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास 43। अब 43 में अपने पास सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं बेटा, लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट अपने पास क्या होगा, 10 - 9 है ना, 10 - 9/10 यानी 1/10 हो गया, और 0.1 तो ये हो गया 0.01, ये तो आपने भी निकाल लिया होगा आराम से। अब अपन को क्या निकालना है, रीडिंग निकालनी है बेटा। रीडिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो मेन स्केल की कितने 5 सेंटीमीटर दिया मेन स्केल, और इसके बाद में मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद में अपने पास कितना होता है, 8 डिवीजन है वर्नियर में, और 0.01 लिस्ट काउंट, तो 0.01 इंटू कितना होगा 8। अब देख लो बेटा, इसमें अपन को पॉजिटिव 0 एरर दिया है, कितना दिया 0.1, तो ये माइनस होगा, पॉजिटिव 0 एरर दिया तो R अपने पास हो गया बेटा, इसको करोगे 5.08 माइनस 0.1, तो अपने पास आ गया बेटा 4.98 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें अपन को क्या दिया, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब A 1/2 दिया, तो R क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 1/4। सही ऑप्शन हो गया 3। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने पास। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लिख रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप लेके उस पर फोर्स लिखूँ, तो फोर्स को मैं लिख लूंगा प्रेशर इनटू एरिया, और यहाँ पे सरफेस टेंशन इधर लगेगी बेटा कितनी, T, तो सरफेस टेंशन का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा नॉट, या S मान लो सरफेस टेंशन उसने दी है, तो S थीटा नॉट, तो हो गया अपने पास S sin थीटा नॉट, और इनटू लेंथ, लेंथ अपन ने मान ली बेटा L। अब P को क्या लिखें अपन, P को लिखते हैं रो LG, और D अपने पास क्या बेटा, एरिया, एरिया कौन से एक्सेस में, y में, तो y dx बन गया, इंटीग्रेशन वैसा क्या वैसा, S sin थीटा नॉट L। तो अब अपन को क्या चाहिए बेटा, अपन को चाहिए इंटीग्रेशन y dx, अपन ने निकाला, यहाँ से कितना आ गया, S के अपॉन में रो L G, अच्छा एक L वो भी है, काट दो, तो L हट गया अपने पास, L नहीं तो रो G, और साइन थीटा नॉट को अपन क्या लिख लेंगे, साइन थीटा नॉट को अपन लिख लेंगे dy/dx, क्योंकि tan थीटा नॉट के बराबर हो जाए, जिसको अपन dy/dx लिख सकते हैं। अब इस यहाँ से इंटीग्रेशन हटाएंगे तो यहाँ पे बेटा क्या पहुंच जाएगा, डिफरेंशिएशन पहुंच जाएगा, तो y अपने पास हो जाएगा S के अपॉन में रो G, और ये हो जाएगा अपने पास d स्क्वायर y के अपॉन में dx स्क्वायर। अब d स्क्वायर y के अपॉन में dx स्क्वायर अपन का अगर देखेंगे तो ये उधर चले जाएंगे पूरे, तो हो जाएगा रो G y के अपॉन में S। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है बेटा अपने पास, रो G y के अपॉन में S, ये वाला ऑप्शन है बेटा। चलिए बाकी बेटा नेक्स्ट में, बेटा ये अपने पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। आप जैसा देख सकते हो कि फिजिक्स का पेपर जो था थोड़ा टफ था, क्योंकि पेपर बेटा बहुत ही हार्ड था, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ गारंटी से नीचे आएगा, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा कट ऑफ में, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय, टेक केयर।